नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चाइनीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एमजी मोटर्स की तरफ से, जहां पर दोस्तों इस कंपनी की इंडियन सब्सिडी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इंडिया में उनके बिजनेस के अच्छे ग्रोथ को देखते हुए इनकी तरफ से इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड किया जाने वाला है। एंड इसी के चलते ये इंडिया में 2500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों कंपनी के प्लान्स के अकॉर्डिंग वो इंडिया में उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे, जिसके अंतर्गत वो उनका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि गुजरात के हलोल में है उसकी कैपेसिटी को इनहांस करने वाले हैं। एंड दोस्तों इस प्लांट में ऑलरेडी इस कंपनी की तरफ से 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वैसे भी की जा चुकी है। एंड नाउ दोस्तों इसी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत इनका प्लान है कि वो इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके 7000 यूनिट्स पर मंथ यानी कि अराउंड 84,000 यूनिट्स पर ईयर तक इंक्रीज कर देंगे, जो कि दोस्तों एज ऑफ नाउ 4000 यूनिट्स पर एनएम तक की है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि ऑलरेडी इस कंपनी की तरफ से उनके इस गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 5000 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो कि इनके द्वारा उनके प्लान के फेज 1 के अंतर्गत की गई है। एंड वहीं दोस्तों फेज 2 के अंतर्गत इस कंपनी का प्लान है कि वो इस प्लांट में और भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्रोन कॉन्ग्लोमरेट कामधेनु ग्रुप की तरफ से, जहां पर दोस्तों इस ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इंडिया में उनका जो पेंट बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करने वाले हैं। एंड इसके एक्सपांशन के लिए इस कंपनी की तरफ से या फिर इस ग्रुप की तरफ से 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो कामधेनु ग्रुप है वो हमारे देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील बार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड 2008 में दोस्तों इस कंपनी ने जो पेंट बिजनेस है उसमें भी उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया था। एंड एज ऑफ ना दोस्तों इंडिया में इनका जो पेंट बिजनेस है उनमें इनको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके पेंट बिजनेस को डीमर्ज कर देंगे, यानी कि उनका जो पेंट बिजनेस है उसको एक सेपरेट एंटिटी बना देंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते इनकी तरफ से ये 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसके थ्रू ये राजस्थान में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर उसकी कैपेसिटी को इनहांस करेंगे, जहां पर इनकी तरफ से इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इमल्शंस, कलरेंट्स, डिजाइनर पेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज की जाएगी। एंड ना दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग इनका जो सेपरेट आइडेंटिटी का प्रोसेस है उसको नवंबर से दिसंबर के बीच में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में हमें ये 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। एंड वहीं दोस्तों इनके इस पेंट बिजनेस के फर्दर एक्सपांशन के लिए इस कंपनी की तरफ से 200 करोड़ के अलावा और भी 200 करोड़ एडिशनल अर्मा कर लिए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंस हुई एक न्यू पॉलिसी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाने एंड अल्टरनेटिवली हमारी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस कर दी गई है। एंड इसके थ्रू दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 6 लाख करोड़ रुपीज तक के फंड्स को रेज करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि वो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू की जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके फंड्स रेज करेंगे, ताकि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और भी ज़्यादा तेजी से हो सके। एंड साथ साथ में दोस्तों हमारे देश में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जा सके। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जितनी भी ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने का प्लान बनाया गया है। एंड इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एसेट को ऑपरेट करना चाहते हैं उनको ये एसेट सिर्फ ऑपरेट करने के लिए ही दी जाएंगी, जो कि स्पेसिफिकली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक पीरियड के लिए होने वाली है। एंड दोस्तों इनको जब ऑपरेट किया जाएगा उस समय भी इसकी ओनरशिप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहने वाली है। एंड इनको ऑपरेट करने के बाद में जो प्राइवेट इन्वेस्टर होगा उसको इन सब को हमारी गवर्नमेंट को वापस करना होगा। एंड दोस्तों ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसको हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 12 से ज्यादा लैंड मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर हमारे देश की 20 से ज्यादा एसेट क्लासेस को शामिल करके लॉन्च किया गया है, जिसमें रोड्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, वेयर हाउसिंग, गैस एंड प्रोडक्ट्स, गैस पाइपलाइंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, स्टेडियम, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह के सभी एसेट्स को शामिल किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में बनने वाले पहले स्मार्ट रोड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट केरला की जो कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम है वहां पर जो हमारे देश का फर्स्ट स्मार्ट रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसका काम अब फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड दोस्तों तिरुवनंतपुरम की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि स्मार्ट रोड का जो फेज 1 है उसको फरवरी में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों तिरुवनंतपुरम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम में एक स्मार्ट रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि दोस्तों एक इस तरह का रोड है जहां पर पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, डिजिटल टीवी लाइंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इन सब को यूटिलिटी डक्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग, मार्केट रेनोवेशन,
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, इस तरह की थिंग्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। एंड दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत इस स्मार्ट रोड की टोटल लेंथ 36.94 किलोमीटर की है, जिसके अंतर्गत जो फेज 1 है उसकी लंबाई 9.87 किलोमीटर की है। एंड दोस्तों ये जो फेज 1 है ये इसका काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। एंड बाकी जो फेज 2, 3 एंड 4 है उनका काम भी अच्छी पेस से चल रहा है। एंड यही जो फेज 1 है ये बनकर कंप्लीट होने वाला है, जिसके चलते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि ये जो फेज 1 है जिसको फोर्ट एरिया में डेवलप किया जा रहा है उसको अगले साल फरवरी तक ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी आर्सेलरमित्तल की तरफ से, जहां पर दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो हमारे देश में जो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें एंट्री करने के लिए एक मेजर सोलर पार्क को सेटअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते रिसेंटली इन्होंने सोलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, जहां पर दोस्तों इनकी जो मीटिंग है वो काफी अच्छी रही है। सो बेसिकली दोस्तों अभी जैसे मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि आर्सेलरमित्तल की तरफ से गुजरात स्टेट में 1 लाख करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत वो गुजरात स्टेट में स्टील, हाइड्रोजन गैस, सोलर प्रोजेक्ट इन पर काम करने वाले हैं। एंड नाउ दोस्तों इनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो हमारे देश में एक काफ़ी बड़ा सोलर पार्क सेटअप करने वाले हैं, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 4500 मेगावाट की होने वाली है। एंड दोस्तों इस सोलर पार्क को सेटअप करने के लिए आर्सेलरमित्तल की तरफ से 19,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और वैसे मैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो सोलर पार्क होने वाला है ये श्योर नहीं है कि इसको राजस्थान स्टेट में ही सेटअप किया जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट इनकी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में बातचीत ही हुई है। लेकिन दोस्तों 19,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ में इस सोलर पार्क को हमारे देश की किसी न किसी स्टेट में सेटअप जरूर किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि सोलर पार्क को कौन सी स्टेट में सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड एविएशन सर्विस प्रोवाइडर जेटसेटगो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनका जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करने के लिए जेटसेटगो की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो 10 और प्लेन्स को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इनको इसी साल के अंदर इंपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारे देश में जो एयरक्राफ्ट लीजिंग सेक्टर है वो काफ़ी कम डेवलप्ड है। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे देश में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं जो हमारे देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग से रिलेटेड बिजनेस करती है। एंड एज ऑफ नाउ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में सिर्फ 3 कंपनीज को ही एयरक्राफ्ट लीजिंग से रिलेटेड जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें दोस्तों 2 कंपनीज इंडियन है एंड वहीं जो 3rd कंपनी है वो आयरलैंड बेस्ड कंपनी है। एंड दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है या फिर सेक्टर है जो कि कम डेवलप्ड है, ये हमारे देश का जो एविएशन सेक्टर है उसके ग्रोथ में काफी बड़ी रुकावट बन रहा है। एंड क्योंकि दोस्तों करंटली एज ऑफ नाउ हमारे देश में जो गवर्नमेंट एयरलाइंस या फिर जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनको उनकी एयरलाइंस ऑपरेट करने के लिए जो प्लेन्स होते हैं उनको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर लीज पर लेना पड़ता है, जिसके लिए दोस्तों हमारे देश में जो गवर्नमेंट एयरलाइंस ऑपरेटर्स हैं या फिर जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि लॉन्ग टर्म लीजिंग, हाई कॉस्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड साथ साथ में इन एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए जो पेमेंट होती है वो भी 4x के रूप में दूसरी कंट्रीज में जाती है। एंड दोस्तों हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का जो एविएशन सेक्टर है उसके ग्रोथ के लिए हमारे देश का जो एयरक्राफ्ट लीजिंग सेक्टर है वो ग्रो हो। इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली इसके लिए एक पॉलिसी को भी अनाउंस किया गया है, जिसके अंतर्गत इन 3 कंपनीज को ये एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। एंड रिसेंटली दोस्तों हमारे देश की 2 कंपनीज जिसमें से जेटसेटगो एंड वीमेन एविएशन की तरफ से उनका फर्स्ट एयरक्राफ्ट लीज कर लिया गया है। एंड इसी को देखते हुए जेटसेटगो की तरफ से भी ये 10 प्लेन्स को और भी इंपोर्ट करने या फिर लीज पर लेने का डिसीजन लिया गया है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि रिसेंटली जेटसेटगो ने नागपुर सेज के थ्रू उनका फर्स्ट एयरक्राफ्ट लीज किया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट होने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। एंड जून 2022 तक दोस्तों इस टर्मिनल को पूरी तरह से बनाकर ओपन कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम के अंतर्गत हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि दोस्तों अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल को अराउंड 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जहां पर 4 न्यू एरो ब्रिजेस, 10 एलिवेटर्स, 28 चेक इन काउंटर्स, स्कैन सिस्टम्स, 3 कन्वेयर बेल्ट्स, इस तरह की थिंग्स को भी साथ में डेवलप किया जा रहा है। एंड दोस्तों इसके डेवलपमेंट के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 4017 करोड़ रुपये स्पेंड किए जा रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का 83% वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड जून 2022 तक इसको पूरी तरह से बनाकर ओपन कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको दूर करने एंड साथ साथ में दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उनको
फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में एक स्मोक टावर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो एयर है उसको प्योरीफाई करने का काम करने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों, अभी जस्ट 5-7 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एंड वहीं बात करें इस स्मोक टावर की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों ये जो स्मोक टावर है इसको दिल्ली में जो कन्नौर प्लेस है उसके पास में जो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे सेटअप किया गया है, जिसकी हाइट अराउंड 24.2 मीटर्स की है। एंड दोस्तों इस स्मोक टावर को एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 20 करोड़ रुपए स्पेंड करके सेटअप किया गया है। एंड वहीं दोस्तों स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये स्मोक टावर 1 किलोमीटर के रेडियस तक एयर को प्योरीफाई कर सकता है, जो कि 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड एयर को प्योरीफाई करने वाला है। एंड क्योंकि दोस्तों इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सेटअप किया गया है, तो इसी के बेसिस पर फ्यूचर में दिल्ली में और भी स्मोक टावर्स को सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।